तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगले दीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है। तो अभी है दिन का टाइम। ठीक है। और सुबह हमने कोशिश की 2-3 क्लास में आपका जो मॉडर्न इंडिया का पोर्शन था उसे जितना अच्छे बेहतर ढंग से मैं आपको बता सकता था मैंने बताया इतने कम टाइम में। ठीक है। एग्जाम के ओरिएंटेड सिलेबस में आपके जो टॉपिक दिए हैं, कौन कौन से आपके यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है, उन सब के बारे में। ठीक है। अब आपको उन टॉपिक्स पे अच्छी कमांड बनानी है, अच्छी से उनके बारे में आपको लिखना है। मैक्सिमम आपको अपने आंसर लिखने हैं, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और अपने जो और टॉपिक अपना जो है उससे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हमारा जो शुरू हम कर रहे हैं इसमें बेसिकली आपका हम देखते हैं ज्योग्राफी वाला। ठीक है। अब ज्योग्राफी वाला हम देखेंगे, फिर आपका एक सोसाइटी और एक वर्ल्ड हिस्ट्री आपका है, कल ये निपट जाएगा GS1। फिर बचेगा GS2 का पेपर, और 2-3 दिन में हमारा वो भी निपट जाएगा। आज तारीख आपकी है 8, कल 9, मे बी 11 तारीख तक या 12 तारीख तक आपका जो निपट जाएगा कौन सा GS2 भी। ठीक है। तो अब जो हमें देखना है आज का कंसर्न वो है हमारा कि जो ये है आपका ज्योग्राफी जो है बेसिकली, इसमें सिलेबस जब आप देखोगे, सिलेबस उठाओ अपना और सिलेबस में देखो तो लास्ट में आपके 3 यूनिट यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। कौन कौन सी भाई? इसमें ये बोल रहा है कि विश्व के भौतिक भूगोल की आपकी मुख्य विशेषताएं के बारे में बोल रहा है। विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, उसमें दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को भी शामिल किया गया है। विश्व विश्व में भारत को भी शामिल किया गया कि विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक क्षेत्र हैं उनके उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। ठीक है। भूकंप की बात कर रहा है, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण आपकी भूभौतिक घटनाएं इसमें दी गई है। भूगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान अति महत्वपूर्ण आपके भूगोलीय विशेषताओं, जल स्रोत और इन सब के बारे में बोल रहा है। ठीक है। अभी 3 यूनिट है। अब जब ये 3 यूनिट की हम बात करते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? ठीक है। ये 3 यूनिट है, 10वीं यूनिट ये है, 11वीं यूनिट ये है, 12वीं ये है। तो ये तो हो गया विश्व के भौतिक भूगोल की, भाई ये तो भौतिक भूगोल है आपका। 11वीं यूनिट जो है वो आपका है मानव भूगोल। ठीक है। और फिर जो 12वां आपका है वो फिर से आपका है भौतिक भूगोल। ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इसमें जो है सिलेबस में 3 यूनिट आपकी दी गई है। ठीक है। 10वीं आपकी है भौतिक भूगोल की, जो विश्व के संदर्भ में बोल रहा है। 11वीं आपके विश्व के संदर्भ में मानव भूगोल के संदर्भ में बोल रहा है। और 12वां भी आपका क्या है, भौतिक भूगोल के संदर्भ में बोल रहा है। अब ये 12 दी गई है, अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है? अब जो विश्व का भौतिक भूगोल है, इसमें आपको भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपको भू आकृति विज्ञान पढ़ना है, जलवायु विज्ञान पढ़ना पड़ता है, समुद्र विज्ञान पढ़ना पड़ता है, जैव भूगोल, आपका पर्यावरण भूगोल आपको ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है। आगे आप पाओगे तो ये देखो आप। ठीक है। अब भूगोल में आप ये देखोगे तो विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। विश्व भूगोल में क्या पढ़ना है? भौतिक भूगोल पढ़ना है और मानव भूगोल पढ़ना है। भारत के संदर्भ में आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है, मानव भूगोल पढ़ना है। भौतिक भूगोल में आप आओगे तो उसमें आपका एक भू आकृति विज्ञान आपको पढ़ना है। ठीक है। जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल और पर्यावरण भूगोल। भू आकृति विज्ञान में क्या पढ़ना है अपने आपको? इससे पृथ्वी और जो सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, उनका विकास कैसे होता है, आपका जो भूपृष्ठ का आपका निर्माण कैसे होता है, उसका विकास क्या है, कैसे होता है, जो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स आपकी होगी। इसमें आपका तीसरा आपका है एक सिद्धांत, जो आपके पढ़ने सिद्धांत आपको देखने पड़ते हैं। आपका जो वैगनर का आपका महाद्वीपीय सिद्धांत आपका हो गया है, हैरी हेस का जो आपका सागर तली प्रसारण सिद्धांत आपका हो गया है, जो आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल मेंस में आपके इनमें से आपका सवाल बनता ही बनता है। फिर आपको पढ़ना पड़ता है कि अंतर्जात और बहिर्जात बल, बेसिकली इनकी प्रक्रिया, प्रभाव और निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़नी पड़ती है। फिर भूकंप पढ़ना पड़ता है, ज्वालामुखी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भू चुंबकत्व, ये इसमें आपके आ जाएगा किसमें? ये सब आपको आएगा भू आकृति विज्ञान में। समझ गए? अब थोड़ा सा अगर हम जूम आउट करें बेसिकली यहाँ पे, समझे? अब फिर सेकेंड आपका है, ये आपका हो गया भू आकृति। फिर आपका आएगा जलवायु विज्ञान। जलवायु में आपको पढ़ना है पृथ्वी की दाब पेटी, आपकी वायु राशि, पवन, जेट स्ट्रीम, वायुमंडलीय परिसंचरण, आपको ये पढ़ना है। फिर आपको पवन पढ़नी पड़ती है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक में भी आपकी ध्रुवीय पछुआ, आपकी जो सनमार्गी आपकी होगी। द्वितीय में आपकी मानसून, स्थल समीर, आपका सागर समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर। तृतीय पवन में आपका स्थानीय पवन आपका पढ़ना पड़ता है। फिर आपका जल चक्र आपका हो गया, वर्षण आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें स्वरूप, स्वरूप में आपका वर्षा, बूंदाबांदी, फुहार, हिमपात, ओलावृष्टि। क्रियाविधि में आप पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, ये सब बेसिकली आपके स्वरूप में आपको बेसिकली पढ़ना पड़ता है। ठीक है। विश्व के प्राकृतिक प्रदेश पढ़ने पड़ते हैं आपको, उसमें जलवायु प्रदेश आपका हो गया, वायुम प्रदेश आपका हो गया, पारिस्थितिक प्रदेश आपका हो गया, ये पढ़ना पड़ता है। फिर आपका आता है समुद्र विज्ञान। भाई साहब, समुद्र विज्ञान में क्या आपका सागरीय जल आपकी धाराएं पढ़नी पड़ती है, जैसे कि अटलांटिक धारा आपकी किसकी है, प्रशांत की होगी, हिंद की होगी, उनकी उत्पत्ति के कारण क्या है, विकास का प्रभाव और जो उनका बाकी चीज़ें। फिर आप इसके अलावा जो आपका ज्वार भाटा आपका हो गया, आपकी सागरीय तरंग होगी। ठीक है। तो ये तीनों आपकी महासागरीय
जल की गति के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। फिर आपकी महासागर जो तली स्थलाकृति आपको वो पढ़नी पड़ती है, महासागर जल की विशेषताएं पढ़नी पड़ती है, महासागर तापमान, लवणता, महासागर निक्षेप, महासागर संसाधन, ये अब सब आपके आ जाएंगे समुद्र विज्ञान में। फिर आपका चौथा आता है विश्व का मानव भूगोल। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है जनसंख्या सिद्धांत पढ़ना है भाई। ठीक है, जनसंख्या संक्रामण सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आपका भारत और विश्व दोनों के संदर्भ में, मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, नगर एवं नगरीकरण पढ़ना पड़ता है आपको, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, दिल्ली मुंबई औद्योगिक आपका गलियारा आपका हो गया। संसाधन में महाद्वीपों का संसाधन, महाद्वीप संसाधन आपको हो गए, भारतीय उपमहाद्वीप के आपके संसाधन जो हो गए। ठीक है, फिर आप आते हो भारत के भौतिक भूगोल में। अब भारत के भौतिक भूगोल में आपको पढ़ना है भारत की अवस्थिति, विशेषता, प्रासंगिकता, भारत के पड़ोसी राष्ट्र, हिंद महासागर, इनकी भू राजनीति वगैरह आपकी हो गई, जो भारत के स्थलाकृतिक प्रदेश आपके हैं, जो आपके 6 प्रमुख आपके प्रदेश आपके हो गए, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें आपके जो भारत के आपके स्थलाकृतिक प्रदेश आपके होंगे वो पढ़ने पड़ते हैं। आपके उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीप पठार, मध्यवर्ती मैदान, थार का तटीय मैदान, द्वीप समूह, इसमें भी हिमालय, हिमालय के आपके निर्माण, राज्य आपके जो सामाजिक सांस्कृतिक विभाजक, विशेषता, प्रासंगिकता, ट्रांस हिमालय, उत्तर भारत की पहाड़ियाँ, ये सब इसके अंतर्गत आप आगे। फिर आपका भारत का अपतंत्र, हिमालय, प्राथमिक आपका जो पठारी आपका हो गया, जो प्रायद्वीपीय वाला, आपके भारत की जलवायु, भारत की मृदा। ठीक है, वनस्पति आपदा के क्षेत्र, आपके प्रमुख आपदाएं, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे भी, फिर यहाँ पे पढ़ना है आपको। भारत का जो मानव भूगोल है भारत का, उसमें आपकी आर्थिक गतिविधियाँ, प्रथम द्वितीय और तृतीय आपके क्षेत्र आपके हो गए, संसाधन आपका हो गया। तो आपके शुरू के 3 जो हैं, ये आपका पेपर जो थर्ड आपका इकोनॉमिक्स है उसमें आपका हो चुका है, वहाँ हम देख चुके हैं। उद्योग नीति, गलियारे, ये सब बेसिकली। ठीक है, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कृषि, परिवहन, व्यापार। ठीक है, आप संसाधन में आपको खनिज, भूमि, मानव आपका हो गया, अर्थ, ऊर्जा संसाधन आपका, अन्य जो आपकी चीज़ें होंगी। अब मानव में भी आपका जनसंख्या सिद्धांत, वितरण, लिंगानुपात, साक्षरता, ये सब पढ़नी पड़ती है। नगरीकरण, प्रमुख नगर आपके, वर्गीकरण, महानगर, एनसीआर, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, नगरीय समस्याएं। तो ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस, इसमें आपको इतना सब कुछ देखना पड़ता है। अब मेन सर पे आपका है भाई। ठीक है, 1 महीना भी नहीं बचा है। अब इतने कम टाइम में इसे हम कैसे कवर करेंगे, तो मैंने इसके, अब चाहे तो ये नोट्स जो हैं इनसे हम कवर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत डेप्थ वाले नोट्स हैं। ठीक है, इनसे आपको पूरी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इनसे कुछ पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा डिटेल में ना। अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट पढ़ा दूँगा तो उसमें मज़ा भी नहीं आएगा, और आप चीज़ें इसमें कुछ चीज़ छोड़नी पड़ेगी, और वो आपको थोड़ा सा दिमाग घुसेगा भी नहीं उस तरीके से। इसे हम देखेंगे नोट्स को प्रॉपर तरीके से, जब हम नेक्स्ट बैच हम शुरू करेंगे जनवरी से, तब हम जीएस का पोर्शन पहले शुरू करेंगे, फिर वहाँ से हम जीएस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल अच्छे लेवल की डीप स्तर की हम बना के चलेंगे। ठीक है, अभी क्या देखना है, अभी जो हमने ये आपका तैयार किया है, जो आपका सिलेबस बेसिकली ये है, तो इसे हम देखेंगे यहाँ से, जो मैंने नोट्स यहाँ पे तैयार कर रखे हैं। ठीक है, इन्हें, इसमें टोटल जो मैंने अभी ये कलेक्ट कर रखे हैं, जो हमने ऊपर सिलेबस देखा, उसके टोटल 29 आपके सब टॉपिक हैं। ठीक है, तो इनको हम देखने की कोशिश करते हैं भाई, स्मार्ट तरीके से, जितना हम कवर कर पाएँ कम समय में। ठीक है, दो कोशिश करूँगा 2 क्लास में हो जाए, नहीं तो 3 क्लास में तो पूरा आपका ज्योग्राफी हो ही जाएगा। ठीक है, अब आज हम देखते हैं पहली क्लास में, टाइम तो वैसे काफ़ी हो गया, लेट भी हो गई, क्योंकि बगल में शादी थी, तो इस चक्कर से हल्ला बहुत हो रहा था, तो मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो मैं वेट करते कि वहाँ बैंड बाजा बंद हो, अभी 12:30 12 के आसपास तो कुछ बंद हुआ, तब मैं क्लास करना, रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका हो गया प्लेट विवर्तनी की, वही आपकी जो वैगनर आपका हो गया, ज्वालामुखीयता, भूकंप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मौसम, ये सब ये हम देखने शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि शुरू के कितने टॉपिक हम देख पाते हैं, बाकी चीज़ें हम फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम सबसे पहले इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, हम बिल्कुल स्पीड से चलेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलने की स्पीड थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाएगी तो आप उसमें घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब पहला जो बोल रहा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये सिद्धांत क्या है, पृथ्वी की बाहरी जो आपकी कठोर परत है, आपका जो स्थल मंडल आपका है, उसकी गति का अध्ययन करता है भाई। ठीक है, और इस सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल आपका जो है वो कई कठोर प्लेटों में आपका विभाजित है, और नीचे स्थित जो आपकी स्टेनोस्फीयर आपका जो है उस पर आपका तैरती रहती है। ठीक है, इस सिद्धांत की बात करें 60 से 70 के दशक में आपका विकसित हुआ था। वैगनर का जो आपका महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत आपका हो गया, तथा आपका जो सागर तल प्रसरण सिद्धांत आपका हो गया, इनका एक संयुक्त रूप आपका कौन सा है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। ठीक है, अब प्रमुख वैज्ञानिक जिन्होंने आपका इसे प्रतिपादित किया, तो हैस हो गया, वाइन हो गया, मैथ्यू हो गया, विल्सन हो गया, इनके नाम आपको थोड़ा जानने पड़ते हैं इनके संदर्भ में। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आप ये समझो, ये सिद्धांत के अंदर पृथ्वी की जो भारी कठोर परत आपकी है, वो लिथोस्फीयर की, वो उस गति का अध्ययन करना होता है। ठीक है, और सिद्धांत में बताता है कि जो पृथ्वी का स्थल मंडल है वो कई कठोर प्लेटों में आपका विभाजित है, जो नीचे आपका जो स्टेनोस्फीयर बेसिकली उस पर आपकी तैरती रहती है।
इतना आपको ध्यान रखना है। अब मुख्य अवधारणा आपकी भाई क्या है इसमें कि पृथ्वी का ऊपरी भाग जो आपका है लिथोस्फीयर लगभग आपका 100 किलोमीटर मोटा होता है। इसके नीचे आपका जो एस्ट्रोस्फीयर आपका है उसके नाम आपकी परत होती है जो अर्ध या कि सेमी फ्लूइड अवस्था में आपकी रहती है। स्थल मंडल जो कई कठोर प्लेटों में विभाजित है, ठीक है, उस पर आपकी तैरती रहती है और इन प्लेटों की गति लगभग आपकी 2 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष आपकी होती है। अब मुख्य प्लेटें कौन कौन सी है? आपकी प्रशांत प्लेट आपकी होगी, उत्तरी अमेरिकी प्लेट आपकी होगी, आपकी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट होगी, प्रशांत प्लेट आपकी, पैसिफिक प्लेट आपकी सबसे बड़ी आपकी प्लेट है, ठीक है। आपकी जो अफ्रीकन प्लेट आप बात करो, यूरेशियन प्लेट की बात करो, आप इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट की बात करो आप, और अंटार्कटिक आपका प्लेट, इन प्रमुख आपकी कुछ प्लेटें हैं, ठीक है। अब ये कुछ आपकी ये आपकी बड़ी प्लेटें हैं और ये आपकी लघु प्लेटें हैं जिसमें आपकी नज़्गा की आपकी आ गई है, फिलीपींस की आ गई है, कॉकोस की आपकी आ गई है, अरेबियन और कैरिबियन, ये प्रमुख आपकी जो माइनर आपकी प्लेट्स हैं, ठीक है। अब इसमें सीमाओं की बात करें, किस तरीके से आपकी विचलन वगैरह हो रहा है, मतलब किस तरीके से आपका चीज़ें आपकी मतलब मिल रही है नीचे, उसके बाद जब कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सीमाओं के प्रकार देखते हो, 3 टाइप की उनमें आपका विचलन आपका होता है, ठीक है। एक होता है विचलन सीमा, से हम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जो 2 प्लेटें आपकी होती है उसमें आपकी वो एक दूसरे से दूर जाती है, यानी कि एक प्लेट आपकी ये है और एक प्लेट आपकी ये है, तो इनका जो एक विपरीत अवस्था में ऐसे जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, समझ गए ऐसे। तो ये होती है आपकी विचलन सीमाएं। यहाँ क्या होगी, नई भू प्रॉपर्टी बनती है क्योंकि नीचे से आपका ये है, नीचे से मैग्मा वगैरह निकलता है, फिर यहाँ पे कुछ बनते हैं, उद्गार होता है, ये सब नई आपके बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इतना आप जानो, अब इसमें इतना जाना है कि विचलन सीमा में आपकी जो प्लेटें होगी, 2 प्लेटें होगी, विपरीत दिशा में एक दूसरे से दूर जाने का काम करती है, जिससे आपका बीच में क्या होता है, ये न्यू क्रस्ट आपका नई भू प्रॉपर्टी बनती है क्योंकि नीचे से आपका मैग्मा जो है ऊपर उठकर ठोस बनता जाता है, ठीक है। और ऐसे क्षेत्र प्राय क्या होंगे, समुद्री मध्य रेखाओं जो आपके मिड ओशन रेंज होंगे उन पे बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप देखो कि जो अटलांटिक महासागर की मध्य अटलांटिक रेखा आपकी हो गई, जो पूर्वी अफ्रीकी आपकी रिफ्ट घाटी होगी, वो बेसिकली इसी का एग्जांपल है, विचलन सीमा का एग्जांपल, डाइवर्जेंट आपका बाउंड्रीज का एग्जांपल है। सेकंड आपका है संविलन सीमा है भाई, इसमें क्या होगी, जहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती है भाई। अब यहाँ क्या होगा, प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ेगी, वो दूर जा रही थी, यहाँ प्लेटें पास पास आएगी, समझो। अब इनमें एक प्लेट क्या होगी, दूसरे की जो नीचे चली जाती है, और जिससे आपका अधो प्रवेशन यानी कि सब कंडक्शन आपका होता है, सबडक्शन आपका होता है बेसिकली। कैसे, ये आगे आएंगी और फिर अब जो इनमें से भारी प्लेट होगी वो भारी प्लेट नीचे चली जाएगी ऐसे, फिर घर्षण वगैरह होता है, फिर भूकंप वगैरह आपकी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी मतलब डीप उसमें वाली बात है, अभी इतना ही समझो आप, ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या होगा, तीव्र भूकंप आएगा, ज्वालामुखी गतिविधि आपकी होगी और पर्वत निर्माण आपका है, क्योंकि ठीक है, ये कौन सम्मेलन आपका जो आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात करें। एग्जांपल जो भारतीय प्लेट आपका होगी, जो यूरेशियन प्लेट होगी, इनके टकराने से क्या हुआ, हिमालयन पर्वत श्रृंखला का आपका निर्माण हुआ है, ठीक है। एक तरफ से आपकी भारतीय प्लेट आ गई, एक तरफ की यूरेशियन प्लेट आई, दोनों टकराए तो बीच में आपका किसका निर्माण हो गया, आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अब है नज़्गा प्लेट की बात करो आप, और दक्षिण अमेरिकी प्लेट की बात करो, इनसे मिलने से आपका एंडीज पर्वत का आपका निर्माण हुआ है, तो इसको आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के अंतर्गत आप रखोगे भाई, ठीक है। तीसरा आपका आ जाएगा रूपांतरण सीमाएं भाई, आपको जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हो जाएगी, यहाँ क्या होगी, प्लेटें एक दूसरे के समांतर खिसकती रहती है, ठीक है। तो यहाँ प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर चलती रहती है, ठीक है। इन सीमा पर ना तो कोई भू प्रॉपर्टी बनती है और ना ही नष्ट होती है, परंतु यहाँ भूकंप आपके सामान्य होते हैं। एग्जाम्पल आपका जो सैन एंड्रियास आपका जो भवन बेसिकली आपके कैलिफोर्निया अमेरिका में आप बात हुई थी, 3 प्रकार से आपका जो संचलन आपका हो रहा है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्लेटों की गति आपकी हो रही क्यों होगी भाई, प्लेटों की गति के कारण क्या है, आपका जो संवहन प्रवाह आपका है, जो कंडक्शन करंट आपका है, पृथ्वी के अंदर जो उष्मा है उससे मेंटल में आपका प्रभाव बनते हैं जो प्लेटों को धकेलते हैं। आपका जो स्लैब पुल बल आपका हो गया, जो प्लेट अधो प्रवेशन में आपकी जाती है, जो पुश बल आपका हो गया, गुरुत्व बल आपका हो गया, उष्मा समानता होगी, ये सब बेसिकली आपके प्लेटों के कारण है, इनको आपको जानते रहना है, ठीक है। भौगोलिक प्रभाव क्या होगा भाई, जब ऐसे प्लेटों का आपका टकराव होगा, ऐसे आपके एक दूसरे से टकराएंगी, आपके पर्वत निर्माण आपका होगा, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएगी, द्वीपीय चाप की बात होगी, पर्वत निर्माण कैसे आपका जो सम्मिलन सीमाओं का पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है, एंडीज का निर्माण हुआ है, भूकंप आपके रूपांतरों आपके सम्मिलन सीमाओं से आपके इन पर आपके आते हैं, ज्वालामुखीयता विचलन और जो अधोप्रवेशन से क्षेत्र में आपकी ज्वालामुखी क्रिया आपकी होती है भाई, द्वीपीय चाप जैसे जापान का निर्माण हुआ है, फिलीपींस का निर्माण हुआ है, तो इनको आपको जानते रहना है। महाद्वीपीय विस्थापन का प्रमाण भी एक ये देखने को मिलेगा, प्लेटो की गति वैगनर के विचारों की पुष्टि भी करती है, ठीक है। तो 4-5 आपके प्रभाव, आपके भौगोलिक प्रभाव हैं किसके, प्लेट टेक्टोनिक्स के, ठीक है। अभी बोला कि प्रमाण क्या है, कि एविडेंस क्या है सपोर्टिंग जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सागर तल पे आपकी चुंबकीय धारियां आपकी हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं, उनकी समानता है। एक चीज की बात करोगे आप, जो भूकंप केंद्र की पट्टियों की बात करोगे वो प्लेट सीमाओं के अनुरूप है भाई। आपको जो ज्वालामुखी चाप है
उनका वितरण की बात करोगे आप, आपका जो सागर तल की आयु होगी वो मध्य रेखा से दूरी बनने पुरानी होती जा रही है, आपका जो पैलियोमैग्नेटिज्म, आपका जो प्राचीन चुंबकीय रुझान आप बात करोगे, तो ये बेसिकली प्रमाण के अंतर्गत आपकी आ जाएंगे। इनकी सीमाएं आलोचना क्या है कि प्लेटो की गति क्या है, वो वास्तविक कारणों की अभी पूर्ण सहमति नहीं है, मेंटल के प्रभाव की गहराई स्पष्ट स्वरूप बेसिकली स्पष्ट नहीं है अभी तक, और ये सिद्धांत क्या प्रारंभिक प्लेट निर्माण की व्याख्या नहीं कर पाता है। कंक्लूजन क्या बोलोगे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने क्या पृथ्वी को एक गतिशील प्रणाली के रूप में क्या है समझाया है। इस सिद्धांत ने क्या है पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी और सागर तल की रूपरेखा को एकीकृत रूप से भी जोड़ा है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा देखते रहना, प्लेट टेक्टोनिक्स को समझ गए। अब सेकेंड आपका है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाना है, प्लेट टेक्टोनिक्स को आपको पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, अब जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये क्या है भाई, तो जर्मन जो आपके भूवैज्ञानिक आपके जो भूगोलवेत्ता चलते अल्फ्रेड वैगनर थे, और इन्होंने ये सिद्धांत 1912 में आपका प्रस्तुत किया था, ये आपको जानना है। उनकी पुस्तक कौन सी, द ओरिजिन ऑफ जो कंटेंट्स एंड द ओशंस की बुक है 1915 में, उन्होंने उसमें इस सिद्धांत को उन्होंने विस्तार से वर्णित किया। और ये सिद्धांत क्या बोलता है, जो वैगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है कि महाद्वीप कभी भी एक भूखंड के रूप में आपके जुड़े हुए थे, कभी मतलब प्राचीन टाइम में, और जो बाद में क्या हुआ टूट कर अलग अलग दिशाओं में आपके खिसक गए। तो उनमें ये बोलता है कि भाई ऐसे पहले ये था, पृथ्वी थी, आपका ऐसे ऐसे ये आपका पैंथलासा था, ये आपसे ये पैंथला समुद्र हो गया आपका, ये क्या सिर्फ एक महाद्वीप था, फिर अलग अलग के मतलब अलग अलग आपके जो बहिर्जात बले और आंतरिक बलों के कारण में आपका विखंडन हुआ, खंडन हुआ, फिर अलग महाद्वीप में आपका निर्माण हुआ, ऐसे बोलता है। ठीक है, लगभग क्या बोलते हैं 20 करोड़ वर्ष पूर्व एक पृथ्वी पर एक विशाल महाद्वीप था भाई। इसकी बात करते हैं पेंजिया की बात करते हैं, ये पेंजिया था, ये भी इसके पैंथलासा था, इसके चारों एक पैंथलासा आपका हो गया। पेंजिया आपके दो भागों में विभाजित था, एक आपका लॉरेशिया आपका हो गया, एक होगा गोंडवानालैंड आपका हो गया। ठीक है, दक्षिणी भाग आपका जो उत्तरी भाग ये वाला है, इसमें क्या आपका जो वर्तमान यूरोप आपके एशिया, उत्तरी अमेरिका आपका हो गया। दक्षिणी भारत में आपका ये क्या है, इसमें आपका जो वर्तमान भारत आपका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, दक्षिण अमेरिका है, ये सब इसके अंतर्गत रखे गए। ठीक है, और ये दोनों भूखंड क्या हुआ धीरे धीरे टूटकर आपके वर्तमान जो महाद्वीप हैं उनमें आपके परिवर्तित होते गए। ठीक है, इतना आपको जानना है किसका, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के बारे में। अगर आपको बोल रहा है कि भाई वैगनर के अनुसार विस्थापन की दिशा क्या थी, इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप है इसका जो विस्थापन हुआ धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर खिसके बेसिकली आपके लिए, पहले दक्षिण में थे लेकिन धीरे धीरे उत्तर की ओर चले गए। अब भारत से भूभाग आपका जो दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र से उत्तरी दिशा में बढ़े और यूरेशिया से टकराए, और जिससे आपका हिमालय का निर्माण हुआ। इस बात की बात हो, इस विस्थापन हुआ क्यों, कारण क्या थे, एक तो दो बल की उन्होंने बात की, एक ज्वारीय बल को ध्यान रखना, एक ध्रुवीय बल को याद रखना है। ज्वारीय बल की बात करोगे तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण उत्पन्न बल था। ध्रुवीय बल क्या था, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या आपका जो उत्पन्न आपका अपकेंद्रीय बल आपका ध्रुवीय बल के अंतर्गत उन्होंने रखा, तो ये आपके विस्थापन के कारण हो गए। परंतु वैज्ञानिक क्या है, जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन बलों को अपर्याप्त माना है क्योंकि ये प्लेटों को हिला नहीं सकते थे। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा आपको विस्थापन के कारण की आपको थोड़ा समझते रहना है। अब प्रमाण क्या दिया उन्होंने, एक तो भौगोलिक साक्ष्य दिया उन्होंने क्या बोला, जो महाद्वीपों के तटीय आपकी जो रेखाएं विकसित हुई है वो आपस में जुड़ती प्रतीत होती है। ठीक है, आप कभी गौर करना, जो आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, और जो आप एक ऐसे गौर करो ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता डिटेल में, बट आपका अभी क्या है टाइम का भाव है, ऐसा कुछ दक्षिण अफ्रीका है। और जब आप अफ्रीका मतलब दक्षिण अमेरिका ऐसे आप आते हो तो अफ्रीका का ये है ये महाद्वीप है, तो ये दोनों को आप जोड़ोगे तो ये फिट आपका बैठता है। वैसे यहाँ पे जो मेडागास्कर है और जो भारत का आपका पूर्वी पश्चिमी भाग है, उन्हें भी आप जोड़ोगे तो एकदम से फिट बैठते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो भौगोलिक साक्ष्य की बात करता है कि जो महाद्वीपीय तट रेखाएं आपस में जुड़ती प्रतीत होती है, जैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का पश्चिमी तट एकदम मेल खाते हैं। जीवाश्म साक्ष्य की बात करते हैं कि एक ही प्रकार के जीवाश्म क्या है, दोनों महाद्वीपों के किनारों पर पाए जाते हैं भाई। जैसे आपका ये मतलब जो जीवाश्म आपके साक्ष्य आपके हो गए। ठीक है, आपका जो सेल संरचना आपकी समानता होगी कि दक्षिण अमेरिका और जो अफ्रीका की जो पर्वतीय आपकी श्रेणियाँ हैं उनकी चट्टानें उन उम्र बेसिकली लगभग आपकी पूरी समान है। आपके जो प्राचीन जलवायु साक्ष्य आपके हो गए कि भाई आप भारत की बात कर लो, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में जो हिमनदी अवशेष बेसिकली हैं वो पाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कभी ये दक्षिणी ध्रुव के निकट थे। तो बेसिकली इन साक्ष्य को देते हैं, आपके भूवैज्ञानिक साक्ष्य की बात करते हैं कि कोयले की खदान जो आज के शीत प्रदेशों जैसे यूरोप में पाई जाती है, जो पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र थे। तो इन 4-5 आपको एग्जाम्पल को याद रखना है कि जो आपका जिगजैग वाला आपका हो गया, जो भौगोलिक साक्ष्य आपका हो गया, जीवाश्म साक्ष्य आपके हो गए, इनको आपको बताना है एविडेंस के, अगर तुम वैगनर की थ्योरी आपको बता रहे हो। ठीक है, आपका इसमें किसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। ठीक है, आगे आलोचना क्या बोलोगे कि वैज्ञानिक क्या महाद्वीपीय विस्थापन के सटीक कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दी थी। ज्वारीय और ध्रुवीय बल इतने शक्तिशाली नहीं कि महाद्वीपों को हिला सकें। वैज्ञानिक ने यह नहीं बताया कि महाद्वीप किस सतह पर आपके खिसकते हैं, और महासागरीय तल की भूमिका स्पष्ट नहीं की। इसी कारण क्या 1930 के दशक तक ये सिद्धांत आपका अस्वीकृत हो गया इसके। ठीक है, महत्व क्या है, वैज्ञानिक का सिद्धांत भले आपका अधूरा था
लेकिन महत्व इसका पृथ्वी के गतिशील स्वरूप की अवधारणा को समझने के लिए आपका महत्वपूर्ण था। आगे चलकर इसी ने क्या किया, इसी ने आपका जो प्लेट विवर्तन किया, आपका जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसके लिए एक आधार तैयार करने का काम किया। ठीक है। अब तीसरा आपका है सागर तल प्रश्न सिद्धांत। इसको आपको हैरियस का आपको पढ़ना है कि हैरियस ने 1960 में आपका ये वाला आपका सिद्धांत दिया है। इसका आधार क्या था कि नया सागर तल क्या लगातार बनता रहता है और पुराना सागर तल आपका नष्ट होता रहता है, इतना आपको समझना है। ठीक है। सागर तल का प्रसरण हो रहा है, बन रहा है, पुराना आपका खत्म हो रहा है, नया आपका बन रहा है। इसने क्या किया, इससे क्या हो, जो वैज्ञानिक की अवधारणा था उसको एक वैज्ञानिक समर्थन मिलता है सागर तल के प्रसरण सिद्धांत से, और इसीलिए तीनों सिद्धांत आपके सिलेबस में दिए गए हैं। एग्जाम्पल आप अवधारणा क्या बोले, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो महासागरों के मध्य जो भाग हैं उसमें जो मध्य आपकी जो महासागरीय आपकी पर्वत श्रेणियां बेसिकली है वो आपकी होती है, और इन रेखाओं से नीचे आपका मैग्मा क्या होता है, वो ऊपर उठता है भाई। ठीक है। वो मैग्मा ऊपर उठता है, जैसे आपका जो नया महासागरीय आपका तल बनता है। ठीक है। और नया जो आपका सागर तल होगा धीरे धीरे आपका क्या होता है, दोनों आपका ऐसा फैल जाता है। ठीक है। और इससे ही आपका सागर तल क्या है, उसका प्रसरण स्प्रेडिंग आपका जो कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं इसके लिए। और पुराना सागर तल क्या है, वो सीमांत क्षेत्रों पर नीचे धकेल दिया जाता है, ये बोल रहा है। ठीक है। तो मुख्य कॉन्सेप्ट आपका इसका यही प्रमाण क्या बोलेगा कि सागर तल की आयु की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि जो मध्य महासागरीय रेखाओं के पास तल क्या है वो सबसे नया है और किनारों की ओर पुराना। ठीक है। तो आप मध्य में जब ऐसे निकलते हैं यहाँ की जब आप देखोगे तो आपके नए हैं, और किनारे किनारे आप जाओगे इस साइड ही काफ़ी पुराने आपको देखने को मिलते हैं। चुंबकीय धाराओं की बात करोगे कि सागर तल पर चट्टानों में क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का जो वैकल्पिक क्रम यानी कि आपका है वो बेसिकली आपका पाया जाता है। ठीक है। और ये दर्शाता है कि समय के साथ साथ आपका सागर आपका फैलता गया। भूकंप और ज्वालामुखी वितरण की बात करोगे आप कि अधिकांश जो भूकंप आपके हो गए ज्वालामुखी सागर है इनके मध्य रेखाओं के अधो प्रवेशन क्षेत्र में पाए जाते हैं। गहराई और ऊंचाई के संबंध की बात करोगे, इसका महत्व क्या है कि इस सिद्धांत ने क्या किया कि वैज्ञानिक के विचारों को वैज्ञानिक आधार दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि जो महाद्वीप नहीं बल्कि पूरी प्लेटें गतिशील है। इसने बाद में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को भी जन्म दिया। सागर तल प्रश्न की प्रक्रिया के बाद क्या करोगे आप कि जो मैग्मा होगा वो मेंटल से ऊपर उठता है भाई, आप ठंडा होकर नया महासागरीय तल बनाएगा, प्लेटें दोनों ओर खिसकती है, पुराना तल क्या है सबडक्शन जोन में आपका नष्ट होता है। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि वैज्ञानिक का सिद्धांत जो बेसिकली कल्पनात्मक था, पर हैरी हेस का सागर तल जो प्रश्न सिद्धांत है उसे एक वैज्ञानिक सपोर्ट देता है, और दोनों सिद्धांत मिलकर आगे चलकर आपको जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है उसका बेस बनने का काम करते हैं। इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है। तो इन तीनों को आपको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है। आज स्थापित तथ्य क्या है कि पृथ्वी की बाहरी परत क्या है वो कई प्लेटों में विभाजित है जो आपके निरंतर गतिशील है, इतना आपको पता है। तो ये तीन आपके जो हो गए। ठीक है। आपका महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, आपका सागर तल प्रसरण सिद्धांत आपका हो गया। ठीक है। अब इसके लिए ठीक है। तो इनको आपको बेसिकली पढ़ना है। ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर हैरियस, और पूरा आपको जो मैंने 2-3 सिद्धांत अभी हमने ऊपर देखे, टेक्टोनिक्स की बात हो गई, आपका महाद्वीपीय विस्थापन की बात होगी, सागर तल प्रश्न सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत बड़ी चांसेस है कि आपके मेंस में सवाल आपका आ जाए। ठीक है। अगला पाओ अब क्या है कि ज्वालामुखीता आपको देखना है, वल्कनिज्म आपको देखना है। इसमें क्या है कि ज्वालामुखी शब्द आपका लैटिन शब्द है भाई, उसमें क्या आपका जो वल्कमस आपका है इसका अर्थ है आपका अग्नि के देवता। जब पृथ्वी के भीतर से आपका मैग्मा क्या होगा वो दरारों या छिद्रों से बाहर निकलेगा तो इस प्रक्रिया को ज्वालामुखीता कहते हैं। अब ज्वालामुखीता पृथ्वी के अंतर्जात शक्तियों का परिणाम बेसिकली है। सरल परिभाषा से क्या होगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपका जो मैग्मा होगा जिसमें गैस है, राख है, आपका गर्म जल, ये सब इसमें शामिल होती है, इनका बाहर निकलना ही आपका ज्वालामुखीता की क्रिया कहलाता है, ज्वालामुखीता कहलाता है। ठीक है। इसको और थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब है ज्वालामुखी की संरचना की बात करें तो इसमें आपके एक मैग्मा कक्ष होता है, एक मुख्य नालिका आपकी होती है, गौण नालिका आपकी होती है, मुख होता है, शंकु होता है। ठीक है। इस तरीके से आप जब देखोगे प्रॉपर तरीके से इस तरीके से पूरा शंकु आपका एक शंकु आकार आपका हो गया। ठीक है। इस तरीके से अब इसे एक मुख्य आपकी नलिका होती है भाई, इसमें आपकी बात कर रहा है। ठीक है। मैग्मा कक्ष होता है आपके, शंकु आपका हो गया, इसका मुख आपका हो गया, ये भी पृथ्वी गहराई में पिघले पदार्थों का गणना आपका ये मैग्मा कक्ष आपका हो गया। मुख्य नलिका आपकी होगी जो पदार्थों को ऊपर आने का काम करती है। गौण नलिका कि मुख्य नलिका से ऐसी जुड़ जुड़ी की आपकी जगह जैसे निकलती है भाई। मुख आपका ये हो गया कि सतह पर खुला छिद्र होगा जहाँ से लावा और गैस निकलेगी यहाँ से। और शंकु की बात करें कि निकली हुई जो लावा हो राख के जमने से आपके शंकु का निर्माण होता है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज्वालामुखी एक प्रकार क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है भाई कि जो निरंतर आपका समय समय विस्फोट करते हैं। माउंट एटना, माउंट स्ट्रोमली, माउंट किलाउया ये आपके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। निष्क्रिय या सुप्त ज्वालामुखी जो लंबे समय से शांत है पर पुनः आपके सक्रिय हो सकते हैं। आप माउंट वेसुवियस की बात हो रही है, माउंट फूजी की बात हो रही है, जापान इटली में जो है। माउंट मृत ज्वालामुखी की बात हो रही है जो अब पूरी तरह से शांत हो चुके हैं और पुनः सक्रिय नहीं होंगे। एग्जाम्पल अरावली पर्वत की बात हो रही है, माउंट कैन्या की बात हो रही है। ठीक है। लावा के प्रकार
एक तो बेसाल्टिक लावा निकलता है, वो पतला होता है, कम जंग होता है, अधिक तापमान उसका होता है, प्रवाही होता है, दूर तक आपका फैलता है, ठीक है। यानी कि जो आपके इसमें ये लावा निकलता है ना, अंदर जब तक है इसके अंदर, वो आपका मैग्मा हो गया, जैसे बाहर निकला लावा हो गया। अब जब ये मैग्मा बाहर निकल गया, लावा बन गया, और लावा के प्रकार एक तो बेसाल्टिक लावा होगा। अगर ये लावा आपको दूर तक जा रहा है फैलते हुए, पतला काफ़ी होता है, पतला होगा दूर तक जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, श्यानता का दर उसमें कम पाया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दूर तक जाएगा तो उससे आपका एक दक्कन का निर्माण होता है, जो आपका दक्कन ट्रैप है इसी लावा से बना हुआ है। एसिडिक लावा की बात करें, जो आपका एसिडिक लावा होगा वो अत्यधिक गाढ़ा होगा, अत्यधिक गाढ़ा होगा, श्यानता गुण के कारण क्या है उसमें, वो अधिक सिलिका होगा युक्त, तो बेसिकली होगा ठंडा होगा और ज़्यादा दूर तक आपका फैलेगा नहीं, ठीक है। और ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, ज्वालामुखी मुख पर बेसिकली शंकु बनाने का काम करता है। अब इसमें पदार्थ क्या निकलते हैं, ज्वालामुखी पदार्थ में ठोस पदार्थ निकलते हैं, तरल पदार्थ निकलते हैं, गैसीय पदार्थ निकलते हैं। ठोस में क्या निकलते हैं, राख, लावा के टुकड़े, लेपली, बम वगैरह निकलते हैं। दूसरा वाला बम नहीं, ये दूसरा बम है, ठीक है। तरल पदार्थ में क्या, पिघला हुआ लावा निकलेगा। गैसीय पदार्थ में क्या निकलेगा, आपकी जल वाष्प, CO2, SO2, H2S, आपकी सब प्रमुख गैसें आपकी निकलती हैं ज्वालामुखी पदार्थ के रूप में। मैं इसी तरीके से फास्ट पार्ट बोलूँगा, ठीक है। आपको बस देखना है चीज़ों को फटाफट से। ज्वालामुखी क्रिया के रूप आप देखोगे भाई, एक तो प्रमुख ज्वालामुखी क्रिया आपकी होगी, गुप्त क्रिया, द्वितीय क्रिया आपकी होगी, ठीक है। अब द्वितीय इसमें ये गर्म झरने, आपके गैसीय झरने, किसी झरने, इनको आप देखते रहना, ठीक है। अब ज्वालामुखी क्रिया और प्लेट वृत्ति का संबंध की बात आप कर रहे हो, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब ज्वालामुखी स्थलीकृतियों की बात करें, एक तो होती है सतह स्थलाकृतियाँ, इस पर आपका सवाल आ सकता है कि प्रमुख ज्वालामुखी स्थलाकृतियों की आपको चर्चा करनी है। तो आप बोलोगे एक तो सतह स्थलाकृतियाँ हैं, आप में जो सतह पे आपके निर्माण हो रहा है, लावा पठार का निर्माण हो रहा है, आपका कैल्डेरा का निर्माण हो रहा है, आपका लावा गुंबद का आपका निर्माण हो रहा है, एक ज्वालामुखी पर्वत शंकु का निर्माण हो रहा है। लावा पठार आपका दगन ट्रैप ही आपका होगा, पतले बेसाल्टिक लावा के फैलाव से। ज्वालामुखी पर्वत शंकु की बात करोगे, लावा और राख के जमाव से। कैल्डेरा की बात करोगे आप, कॉल्डेरा कैल्डेरा बात एक ही है। ज्वालामुखी मुख का दस जाना आपका होता है, विस्फोट से गड्ढा बन जाता है, क्राकटोआ बोलते हैं। लावा गुंबद की बात करोगे, गाढ़े लावा के जमाव से आपका लावा गुंबद बनता है। अंत स्थलाकृतियों की बात करेंगे, डाइक आपका हो गया, सिल आपका हो गया, लैकोपित, बेथोलित आपका हो गया, ये भी इसलिए क्या है, ये आपके अंत स्थलाकृतियाँ आपके हैं और प्रीलिम्स एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। डाइक, सिल, लैकोलित, बैकुलित, आपका जो आपको बाथोलित वगैरह है, ये किससे संबंधित है। अब विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र, इन्हें आपको पढ़ते रहना है। इनमें भी आपका जो प्रशांत अग्निवृत्त है, आपका जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को आपको डिटेल में थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें आपको पूरा मैपिंग का ये आपको यूरोप रूस वाला दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। इधर अमेरिका वाला आपको दिखाना है, ठीक है। तो इसके बीच की जो आपके ये अलग क्षेत्र है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अंतर्गत आता है, इसमें आपके अधिकतम आपके भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं आपकी होती है। तो इसको आपको मैप बेसिस पे आपको तैयार करके जाना है, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप पूरा आपको आना चाहिए। अगर ऐसा आपका सवाल है, प्रमुख आगे अगर प्रशांत अग्निवृत्त का आपका सवाल आता है, तो आपको वहाँ पे अनिवार्यता आपको मैप बना के आपको जताना होगा, ठीक है। विश्व का सबसे सक्रिय क्षेत्र आपका है जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, एंडीज, अलास्का इसमें शामिल है, ठीक है। बाकी आपका भारत में ज्वालामुखी था, दक्कन ट्रैप, वेरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, राजमहल पहाड़ियाँ, अब ये भारत में, इनको आपको देखना है, ठीक है। ज्वालामुखी के प्रभाव क्या होंगे, आपके पॉजिटिव प्रभाव क्या होंगे और नेगेटिव क्या होंगे। पॉजिटिव क्या होगी, आपके पास उपजाऊ मृदा आएगी, जैसे कि दक्कन की काली मृदा है, जो कि कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त है भाई, ठीक है। खनिज धातुओं की बात करोगे आप, कॉपर निकलेगा, आयरन निकलेगा, सल्फर निकलेगा। पर्यटन आकर्षण की बात आप बोल सकते हो, माउंट फूजी की बात करो, इतना करो, वो पर्यटकों के आकर्षक स्थल के रूप में काम कर रहा है। भू उष्मा ऊर्जा निकल रही है, जो आप ऊर्जा का एक एक्सटर्नल आपके पास अतिरिक्त आपके पास एक साधन बनता है, ठीक है। नेगेटिव क्या है कि जनहानि होती है, विनाश निकलता है, वायुमंडलीय प्रदूषण आपका होता है, SO2 राख के माध्यम से। भूकंपीय गतिविधि का आपका खतरा रहता है, कृषि और जल स्रोतों पर आपका इसका असर पड़ता है। कंक्लूजन क्या बोलोगे कि ज्वालामुखीता क्या है, अगर पृथ्वी की आंतरिक उष्मा और गतिशीलता का प्रतीक है, यह पृथ्वी की सतह को निरंतर रूपांतरित करती रहती है। प्रशांत अग्निवृत्त पृथ्वी के सक्रिय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ज्वालामुखी भूगोल, भूविज्ञान, आपके पर्यावरण, तीनों के अध्ययन में समान रूप से आपका महत्वपूर्ण है। ये आपका हो गया ज्वालामुखीता, ठीक है। भूकंप, भूकंप में आपका क्या क्या जानना है कि भूकंप वो घटना है जो पृथ्वी की सतह अचानक जब कंपन हो जाए या झटके आते हैं, वो भूकंप आप ये मानोगे। परिभाषा क्या बोलोगे कि भाई जब पृथ्वी की चट्टानों में जमा ऊर्जा का अचानक मुक्त होना कंपन उत्पन्न करता है, उसे आपका भूकंप बोलते हैं, ठीक है। ये जिसके आपके पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों में क्या है, संचित जो तनाव बेसिकली उनसे अचानक जो मुक्त होता है, उससे उत्पन्न होंगे भूकंप। पृथ्वी की अंतर्जात जो गतियाँ होंगी उनके एक प्रत्यक्ष आपका प्रमाण है, ठीक है। अब भूकंप विज्ञान की बात हो गई, तो भूकंप का जो वैज्ञानिक अध्ययन आपका सिस्मोलॉजी कराता है। भूकंप मापने वाले यंत्र को आपका सिस्मोग्राफ बोलते हैं, झटकों को रिकॉर्ड करने वाले चित्र को आपका सिस्मोग्राम बोलते हैं, ठीक है। अब भूकंप के मुख्य घटक क्या है, एक तो केंद्र फोकस आपका होगा, पृथ्वी का भीतर वो बिंदु है जहाँ से भूकंपी तरंगें उत्पन्न हो रही है, और आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 700 से 70 से 700 किलोमीटर गहराई में आपका होता है। केंद्र बिंदु या उपकेंद्र की बात करोगे, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो फोकस के ठीक आपके ऊपर होता है।
ठीक है। और यहाँ झटके सबसे पहले आपके और सबसे तीव्र आपके महसूस होते हैं, समझ गए। अगला है भूकंपीय तरंगें। बात तो आप करोगे, ऊर्जा फोकस से चारों ओर से तरंगों का रूप में जाकर फैलती है, ठीक है। अब भूकंपीय तरंगों आपको पढ़ना है, इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी आपकी दो प्रकार की तरंगे हैं, एस वेव पी वेव ये भी आपका है, ठीक है। इनको आपको पढ़ते जाना है, इसको आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल आपका है। अब बॉडी वेव्स आपका पहले आपकी आंतरिक तरंगे हैं, उसमें आपकी एक पी वेव आएंगी, एक एस वेव आएंगी। पी आपकी हो जाएगी प्राइमरी वेव्स आपका एक, और सेकेंड एस आपको हो जाएगी आपका सेकेंडरी वेव यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स। अब पी वेव क्या है, सबसे तेज गति इनकी है, पी वेव्स की है। ये ठोस द्रव गैस तीनों में माध्यमों से गुजर सकती है, क्योंकि प्राइमरी है, कणों की गति तरंग की दिशा में इनकी होती है। एस वेव आएगी, ये बहुत धीमी होती है, केवल सिर्फ ठोस माध्यम में गुजर सकती है। कणों की गति इनकी क्या है, तरंग दिशा के लंबवत बेसिकली होती है, ठीक है। अब तीसरा आपका सरफेस वेव, सतही तरंगें आएंगी। अब जो पृथ्वी की सतह पर बेसिक चलेंगी वो आपकी सतही तरंगें आपकी हो जाएंगी, और सबसे अधिक विनाशकारी आपकी ये होती है, ठीक है। इसमें आपकी इनको आपको थोड़ा सा देखते रहना है। पर बेसिकली जो पी वेव से एस वेव है, इनको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाना है। मैंने तो शॉर्ट में बताया, इनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, इनको आपको पढ़ के जाना है। चांसेस हैं कि आपका मेंस में आपका सवाल बन सकता है। अब भूकंप की तीव्रता मापन की बात करते हो, तो आपका ये सब आप पढ़ लेना, रिएक्टर आपका मरकली जो सिस्मोग्राफी सब आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब भूकंप उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या है, एक तो टेक्टोनिक कारण है भाई, जब आपके टेक्टोनिक कॉजेज हैं, पृथ्वी की प्लेटों में गतियाँ हो रही है, उसके यहाँ ऊर्जा संचय आपका जो अचानक मुक्त हो जाती है। प्लेट विवर्तने की बात करोगे, उसके अनुसार अधिकांश भूकंप जो है प्लेट सीमाओं पर आपके होते हैं। दूसरा बोलोगे, जो आपका ज्वालामुखी भूकंप आपका है, कि भाई जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उस दौरान आपके भूकंप आने के खतरा आपका रहता है। स्थानीय प्रभाव आपका जो वाला आपका हो गया, जैसे माउंट एटना आपका, क्राकटोआ आपका हो गया, ठीक है। अब सारी भूकंप क्या बात हो गई, कि भूमिगत गुफाओं आपको जो खदानों की दर्शने से भी क्या आपका एक भूकंप आपका आता है। तो बहुत सीमित क्षेत्र में इसका अनुभव होता है। मानव निर्मित भूकंप की बात करोगे आप, कि भाई जो बांध आप बना रहे हो, विस्फोट कर रहे हो, खनन तेल निकासी, इनसे जो आप उत्पन्न झटके वगैरह होते हैं, वो भी इनमें अंतर्गत आप रख सकते हो, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा दिखते रहना है। अगला है भूकंपीय क्षेत्र आपका है, वही जो प्रशांत जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये आपका ज्वालामुखी भूकंप की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप मैप वाइज इसको आप तैयार तैयार करके जाना है, ठीक है। अब इसके अलावा जो भूकंपीय क्षेत्र आपकी भूमध्य सागर, आपके हिमालय बेल्ट आपका हो गया, मध्य अटलांटिक रेंज आपकी होगी, इनको आपको जानते रहना है। भारत में कौन कौन से हैं, जोन 4, जोन 5, जोन 3, जोन 2, जोन 1, ठीक है। इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ये कुछ प्रमुख भूकंप है, इनको थोड़ा देख लेना। अब भूकंप से उत्पन्न प्रभाव क्या होगा, एक तो प्राकृतिक इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी भूमि दरारें, भूस्खलन, सुनामी, नदियों की धारा बदलेगी, जल स्रोतों का तूफान आपका आएगा। मानवीय कारक क्या होगा, मानवीय प्रभाव क्या पड़ेगा, जनहानि होगी, संपत्ति क्षति आपकी होगी, इमारतों को ध्वस्त, आग लगना, संचार, परिवहन, जलापूर्ति सब बाधित होगी। सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा, पुनर्वास की समस्या आपकी होगी, आपदा प्रबंधन की चुनौतियां बनेगी, आर्थिक नुकसान, ये सब आपके आपके सामाजिक आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत होगी। अब भूकंप से बचाव संबंध, आइए हम भूकंप निर्माण आप करो भाई, पूर्व चेतावनी प्रणाली, भूकंप तैयारी, वनस्पति भूमि उपयोग नियंत्रण, राष्ट्रीय, ये सब हम भूकंप वाले टॉपिक में आपका देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब भूकंप प्लेट, इसको आप थोड़ा सा देख लेना, निष्कर्ष भी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अब हम ये देखते हैं। तो मेरे साथ एक कॉमेडी हो गई, ठीक है। अभी हम भूकंप वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने वीडियो पॉज की पानी पीने के लिए, और फिर मैंने पानी पिया, फिर मुझे लगा कि मैंने वीडियो आप दोबारा प्ले कर लिया, मेरी रिकॉर्ड क्लास हो रही थी, और मैं पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं सेकंड लास्ट टॉपिक पे 8 टॉपिक आ गया था, फिर मैं देख रहा था कि टाइम कितना हो गया, फिर मुझे दिखा मैंने तो क्लास आपकी प्ले नहीं की है, और फालतू है मतलब। तो कोई नहीं, हम दोबारा उसमें आते हैं, भूकंप वाले टॉपिक में, वहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ तक मैं देखा था, भूकंप भूकंप, यहाँ तक मैं देख रही, अब छोटी ना। तो ये हमने देखा कि जो भूकंप से बचाव और संबंध हमने देखा, ये हमने भूकंप वाले टॉपिक में चीज़ों को देखा हुआ है, तो वहाँ से आपका चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। आप आज जो भूकंप आपके प्लेट विवर्तनी का आपका जो निर्माण हो गया, इनका संबंध जो बेसिकली इससे आपको देख लेना, ठीक है। निष्कर्ष आप पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके अलावा अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहा है, तो ये परिचय क्या है, पृथ्वी क्या एक गतिशील ग्रह है भाई, ठीक है। उसकी आंतरिक संरचना में क्या है, निरंतर भौतिक, रासायनिक और तापीय परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी जो आंतरिक संरचना है उसको सीधे देखना तो असंभव है, इसलिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, आपका भूकंपी तरंग आपका हो गया, जो गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व, आपका जो ज्वालामुखी पदार्थ आपको हो गए, इनसे आपको बेसिकली जान पाए, ठीक है। मुख्य सिद्धांत अब क्या बोल गए, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बेसिकली है, वो मुख्यतः घनत्व, दाब और तापमान के आधार पर 3 भागों में आपको विभाजित है, क्रस्ट, आपका मेंटल और कोर, ठीक है। आपका जो क्रस्ट इस टाइप से थोड़ा सा क्रस्ट, मेंटल, कोर,
तो मेंटल भी अपर मेंटल आपका जो लोअर आपका मतलब उपला निचला अपर मतलब कोर भी सेम हुई है, अपर कोर आपका निचला कोर, ये आपको देखना पड़ता है। ठीक है, अब आंतरिक संरचना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है, आपके हाई चांसेस है कि इसमें आपका सवाल बने। ठीक है, और सवाल आपका बनेगा तो आपको इस चित्र के माध्यम से, आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बेसिकली आपको अच्छे से इस टॉपिक को बताना है। ठीक है, आप संरचना का अध्ययन करने का स्रोत क्या है भाई, आप प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में खनन आएगा, आपका ज्वालामुखी विस्फोट आएगा। खनन क्या है, आपको पता है कि पृथ्वी की सतह से केवल 12 से 13 किलोमीटर की खुदाई संभव पाई है, तो उससे थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिलती है भाई। ज्वालामुखी विस्फोट जो आपके होते हैं, मैग्मा और गैसें आंतरिक रचना के संकेत आपको देती है। अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में क्या है, जो आपकी भूकंपी तरंगे होंगी उनसे उनकी गति दिशा से आंतरिक परतों का घनत्व अवस्था ज्ञात होती है। गुरुत्वाकर्षण और चुंबकत्व से घनत्व बेसिकली आपको अंतर को दर्शाते हैं। ठीक है, उल्कापिंड की बात हो गया कि पृथ्वी जैसे आपके पदार्थों से उल्कापिंड बने होते हैं, अथवा उनके अध्ययन से पृथ्वी के एक आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। गर्मी के प्रभाव, इनको सब आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अभी आंतरिक परतें आपकी जो है भू प्रॉपर्टी, मेंटल कोर, इनको पढ़ लेना, इनकी गहराई पढ़ लेना ये, और कौन कौन से प्रमुख घटक आपका सियाल आपका हो गया, जो आपका सीमा आपका हो गया, जो आपका निफिया हो गया। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपको पता है सबसे भारी ठोस आपकी परत है, औसतन मोटाई आपकी क्या है, महाद्वीपों में आपकी जाता है, महासागर में कम है। वो के घटक क्या है, सिलिका, एल्यूमिनियम ऊपर देखा, मुख्य स्नायु आपकी ग्रेनाइट की और बेसाल्ट की आपकी बनी होती है प्रॉपर्टी में। ठीक है, मेंटल की बात होगा तो मेंटल भी आपका क्या है, वो प्रॉपर्टी के नीचे का होगा, 35 से 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ भाई। कुल आयतन लगभग आपका 83% इसी भाग में है, और मुख्य घटक सिलिका मैग्नीशियम आपका इसमें है। इसमें आपका अपर मेंटल और आपका लोअर मेंटल है, इसको सबको जानते रहना है। ठीक है, कोर वही 2900 किलोमीटर से लेके और केंद्र तक आपका जो आपका है वो आपका कोर में आपका आ जाएगा। सर्वाधिक घनत्व का भाग है आपका निकेल लोह में पाया जाता है, और यही परत बेसिकली आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए आपके उत्तरदायी। ठीक है, इसमें भी बाहरी कोर और जो आपका आंतरिक कोर को जानना है। बाहरी कोर द्रव अवस्था में है, ये आपको ध्यान रखना। आंतरिक आपका कोर आपका ठोस अवस्था में है, क्योंकि यहाँ हालांकि यहाँ का तापमान अधिक है, लेकिन यहाँ का दाब भी बहुत अधिक है, इसलिए वो आपका जो ठोस अवस्था आपकी पाई जाती है। मुख्य भूकंपित तरंगों के प्रमाण की बात करोगे भाई, तो पी वेव, एस वेव, आपके जो सतही तरंग है, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत हाई चांस है आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, तो इनको ठोस द्रव गैस में गुजरती है, सभी परतों में तेज गुजरती है, सबसे तेज आपका है। एस वेव की आप बात करोगे तो केवल ठोस में गुजरती है, सरफेस अब केवल सतह पर गुजरती है, सबसे अधिक विनाशकारी आपका ये है। इनको तो सबको जानते रहना है। ठीक है, तो आप कंक्लूजन दोगे कि एस वेव के नहीं गुजर पाने से क्या सिद्ध हुआ कि जो भारी कोर है द्रवस्था में है। पी वेव की गति में आपको बदलाव की बात करोगे कि परतों की गहराई का अनुमान भी आपका लगा गया। ये मुख्य असंताएं आपकी जो है, आपका जो आपका मौसम ताप की हो गई, इन सबको आपको डेनवर्क, लेमैन, इनको आपको सब दिखते हैं। घनत्व, ताप और तापमान में परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप देखना। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा को आप देखना। पृथ्वी के आंतरिक भाग के महत्व को आप देखना कि पर्वत निर्माण के संबंध में महत्व है। भूकंप एवं ज्वालामुखीता के कारण आपका है। खनिज और जो धातु हैं उनका निर्माण सूत्र के संबंध में आपकी भूमिका है। पेट विवर्तनिकी की आधारशिला के संबंध में और चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के संदर्भ में इसकी भूमिका बनी है। ठीक है, और कंक्लूजन आपको सब पढ़ लेना। ठीक है, अगला आपका है छठवां, मौसम, ऋतु, जलवायु, पृथ्वी और दाब और ताप। तो मौसम की बात हो गई, तो मौसम क्या है, वो किसी स्थान का अल्पकालिक वायुमंडलीय स्थिति है। ठीक है, तो ये कुछ घंटों से कुछ दिनों तक हो सकती है भाई। मुख्य तत्व क्या है आपके मौसम के, वेदर के, कि तापमान आपका हो गया, वायुदाब आपका हो गया, आर्द्रता, पवन की दिशा, पवन की गति, वर्षा, बादलपन, दृश्यता, ये सब इसके एलिमेंट्स हैं वेदर के। ठीक है, मौसम अपन ये इनको जानते रहना आप। ठीक है, आपको ऋतु आपको जाननी है कि ऋतु जो है वो पृथ्वी के अक्ष झुकाव जो बेसिकली है। ठीक है, और सूर्य की जो परिक्रमा आपकी जो है उसके कारण बेसिकली उत्पन्न होती है, और वर्ष में सामान्यतः 4 ऋतु है, ग्रीष्म, शीत, वसंत और शरद, इनको आपको थोड़ा सा जानना है। ऋतु परिवर्तन के कारण क्या है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव आपका जो हो गया, पृथ्वी की परिक्रमा आपकी जो हुई, सूर्य किरणों का जो आपका कोणीय परिवर्तन आपका जो हो गया, इन सबको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, जलवायु की बात करोगे आप, इसकी परिभाषा क्या है भाई, कि जलवायु किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक आपकी औसत वायुमंडलीय स्थिति है, जो कम से कम आपका 30 वर्ष तक आपको होती है, 30 से 32 वर्ष। ठीक है, अंतर क्या है आपको देखना है कि अवधि, क्षेत्र, आपका परिवर्तनशीलता, अध्ययन, इन सबको आपको थोड़ा सा देखना है। पृथ्वी का ताप वितरण की बात आएगी, तो पृथ्वी आपका ताप का स्रोत आपका सूर्य बना हुआ है, पृथ्वी का सबसे प्रमुख स्रोत है। और सौर जो आपका सोलर आपका रेडिएशन है, वो भी आप इसके रूप में भी आपको उसमें पृथ्वी तक पहुंचती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो सेगमेंट है कि आपका ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसमें अक्षांश आ जाएगा। भूमध्य रेखा पर अधिक ताप होगा, ध्रुवों कम होगा। ऊंचाई की बात आएगी, कि ऊंचाई बढ़ेगी ताप आपका घटेगा। समुद्र से दूरी की बात आप करोगे, समुद्र के समीप आप जो है ताप आपका जो है कम उतार चढ़ाव वाला होता है भाई। पवन दिशा की बात करोगे, महासागरीय धाराओं की बात करोगे, भूमि सागर वितरण की बात करोगे, ये बेसिकली आपको ताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनको आपको जानते रहना है। ये समताप रेखा है आपका जो थर्मल इक्वेटर, इसको आपको जानना है।
पृथ्वी पर दाब पेटियों को जानना है। जो प्रमुख आपकी दाब पेटियां यानी कि जो पृथ्वी वायुदाब के वितरण के आधार पर कि पृथ्वी की सतह पर ऐसे क्षेत्र है जहां आपके समान दाब आपका पाया जाता है, वो आपके समदाब आपकी पेटियां होती है। ठीक है, अब प्रमुख आपकी मुख्य दाब पेटियां कौन सी है? विषुवतीय निम्न दाब पेटी आपकी होगी, उपोष्ण आपके उच्च दाब पेटी आपकी होगी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी होगी, और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी आपकी क्या है? प्रमुख आपकी दाब पेटियां हैं। समझिए, अगला बोल रहा है कि दाब को वितरण को प्रभावित करने, आपने दाब को देखा, अब आप ये थोड़ा सा जानते हैं कि दाब को कौन कौन से कारक आपके प्रभावित करते हैं इसको वितरण को। तापमान होगा, आपको पृथ्वी का घूर्णन होगा, पृथ्वी की ऊंचाई होगी, वायुमंडलीय परिसंचरण होगा, तो ये बेसिकली आपके ताप को उसके वितरण को इम्पैक्ट उसमें डालते हैं। इसको संबंध को आप पढ़ लेना। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी आपके प्रभावित करने वाले कारक है ना, चाहे दाब को, ताप को, जलवायु को, औद्योगिक स्थिति को, जो कुछ भी है, इनको आपको विशेष रूप से पढ़ के जाने, और उनसे आपके हाई चांसेस है कि आपके सवाल बने। ठीक है, अब चांस हो गया, ऊंचाई हो गई, दाब और पवन तंत्र आपका हो गया, समुद्र से दूरी आपकी हो गई, महासागरीय धाराएं आपकी हो गई, वो आकृति आपकी हो गई, वनस्पति और भूमि उपयोग आपके हो गए। ये बेसिकली आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। और विश्व में ताप और दाब वितरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, निष्कर्ष पढ़ लेना। ठीक है, अगला आपका है जो पवने आपकी होगी उसके टाइप्स, कॉजेस और ग्लोबल किस तरीके से आपका सर्कुलेशन आपका होता है। तो पवन क्या है? आपका वायुमंडल में वायु की क्षैतिज आपका जो प्रभाव होगा उसको आप बोलोगे पवन बोलोगे भाई। और ये प्रभाव क्या होगा? उच्च दाब क्षेत्र से आपका निम्न दाब क्षेत्र की ओर, ठीक है, आपका जो हाई प्रेशर से आपका जो लो प्रेशर होगा, हमेशा पवन आपकी उस तरीके से आपकी प्रभावित होगी। ठीक है, पवन के निर्माण के कारण क्या है भाई? वायु दाब का जो अंतर होता है, दाब में जितना अधिक अंतर होगा पवन की गति उतनी तेज होगी। कॉरियोलिस बल आपका जो हो गया वो आपका एक निर्माण का कारक है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या है, पवन अपनी दिशा में प्रस्तुत होती है। उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ती है, दक्षिण गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ती है। घर्षण बल की आप बात करोगे कि सतह से घर्षण के कारण क्या है, पवन की गति कम होती है। केंद्रमुखी बल की बात करोगे कि घूर्णन गति वाली पवन पर आपके लागू होता है, पवन के निर्माण कारण आप इस बातों का ध्यान रखोगे। पवनों के प्रकार की बात हो, आप स्थायी पवनों की बात करोगे, आप पश्चिमी पवनों की बात करोगे। ठीक है, स्थायी पवन की बात करोगे तो स्थायी पवन आपके व्यापारिक पवन आप कहेंगे। और स्थायी पवन यानी कि जो पूरे वर्ष में आपकी एक निश्चित दिशा में बहती है और पृथ्वी की दाब पेटियों से आपकी कंट्रोल होती है। तो व्यापारिक पवन की आपकी दिशा क्या है? उनकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। समझिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये आप देखोगे तो उत्पत्ति बेसिकली क्या है? उपोष्ण उच्च दाब पेटी 30 डिग्री से विषुवत निम्न दाब पेटी 0 डिग्री की ओर ये बहती है भाई। ये विशेषता क्या है? स्थायी होती है, नियमित नहीं, ये नियमित है, नमी लाने की परिकौन है। एग्जाम्पल, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून इन्हीं से संबंधित है। तो ये आपका होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हो गया 30 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री साउथ। क्या बोल रहा है? उत्पत्ति क्या होगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इस तरफ जाइए ना, दक्षिण पश्चिम में जाइए। उत्पत्ति दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से किधर आ गया? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इस तरफ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी व्यावहारिक पवनें हैं। पश्चिमी पवनें कि इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व है, क्षेत्र वो 30 से 60 के बीच आपका हो गया, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, विशेषता क्या है? तापमान संतुलन में सहायक होती है और इनसे आपका टेम्परेचर चक्रात आपके बनते हैं। ध्रुवीय पवने की बात आएगी तो ध्रुवों से आपका उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी की ओर जाती है, आपकी ध्रुवीय पवने होती है, अतिरिक्त ठंड और शुष्क होती है। तो पहले आपकी हो गई स्थायी पवने। स्थायी पवने आपने देखा व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने और ध्रुवीय पवने। फिर आपकी आएगी मौसमी पवने। मौसमी पवने ये पवने क्या होगी? ऋतु के अनुसार आपकी दिशा बदलती रहेगी। प्रमुख एग्जाम्पल आपके होंगे भारतीय मानसून प्रणाली आपकी होगी। ठीक है, विशेषताएं क्या होगी कि गर्मी में आपकी विशेषताएं क्या है, सर्दियों में क्या है, इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। स्थानीय पवने की बात करोगे आप तो पवने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से आपका इंपॉर्टेंट एक इंडिविजुअल सवाल बन सकता है और मिक्स करके आपसे पूछेगा। तो लू आपका हो गया, चिनूक आपका हो गया, मिस्ट्रल आपका हो गया, सिरोको आपका, सांताना आपका हो गया, हरमट्टम आपका हो गया। ये बेसिकली आपके स्थानिक पवने बेसिकली है। गर्म शुष्क आपका हो गया, गर्म शुष्क पवन, रॉकी पर्वत, आलसपुर, ये सब बेसिकली चीज आपको पढ़नी है। फिर चौथा आपका आ जाएगा पर्वतीय और घाटी पवने। ठीक है, दिन में, रात्रि में, इन सबको आपको पढ़ना है। वैली ब्रिज आपका हो गया, माउंटेन ब्रिज आपका हो गया। ठीक है, अगला स्थानीय आपकी तापीय पवने की बात होगी, आप इसको आपको सी ब्रिज आपका हो गया, लैंड ब्रिज आपका हो गया। ठीक है, सागर समीर, स्थल समीर इसकी हुई है। इन सबको आपको जानना है। चलो, आपके जो जेट स्ट्रीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये आपका सिलेबस में दे रखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना है, अलग से आपको कंप्लीट आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, जेट स्ट्रीम को ये अतिरिक्त तीव्र गति वाली है संकरी पौनी धारा है भाई, जो आपका ट्रोपोपॉज में आपका 12 से 16 किलोमीटर ऊंचाई पे आपका बहती है। गति 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। आपका भारत में ओशन जेट आपका जो है
मानसून की दिशा को प्रभावित करता है। इसको दूसरा को जेट स्ट्रीम को आपको स्पेशली बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ इस पे, ठीक है। अब विश्व पवन परिसंचरण ये आप देख लेना, उसका खास है नहीं ये, ठीक है। भौगोलिक महत्व थोड़ा देख लेना, इसका निष्कर्ष आप देख लेना, ठीक है। अब वर्षण पे आप आते हो, वर्षण में क्या आपको देखना है कि वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प बेसिकली है, जब वो कंडेंसेशन की कंडेंसेशन चक्कर से जल वाष्प क्या जल संघनन की वजह से ठोस या द्रव आपका उसमें परिवर्तित होकर आपके धरातल पर गिरती है, इसी प्रक्रिया को आपको वर्षण बोलते हैं, समझिए। ये वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जब संघनन के बाद ठोस या द्रव के रूप में धरातल पर गिरती है, इस प्रक्रिया को आप वर्षण बोलते हैं। प्रक्रिया कैसे, सबसे पहले वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, फिर बादल संतृप्ति होगी और फिर वर्षण होगा। इन चारों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाष्पीकरण में इन विचारों आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। क्या प्रक्रिया, सीधे ऐसे जब आप स्मार्ट तरीके से आंसर लिखोगे ना, सीधा ऐसे, समय का अभाव है तो जरूरी नहीं कि आपको इस तरीके से डिटेल में लिखना है, आप वर्षण, ठीक है, इसमें ब्रैकेट में आप चीजें डाल दी बस, वही आपको क्या, ठीक है। वर्षण के प्रमुख रूप की भाई किस तरीके से आपकी वर्षा हो रही है, वर्षण में सिर्फ रेन शामिल नहीं है। वर्षण में मतलब वही है कि जो आपकी चीजें ऊपर से नीचे आ रही है, वर्षा के रूप में, बर्फ के रूप में, ओले के रूप में, फुहारा के रूप में, हिमपात के रूप में और तुषार के रूप में, ये सब बेसिकली वर्षण के आपके रूप में, इनको आप आगे पढ़ना। वर्षा के प्रकार, संवहनीय वर्षा आप देखो भाई, तो संवहनीय वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाना आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। संवहनीय वर्षा की जाए जब भूमि का तापमान बढ़ने से हवा ऊपर उठेगी और ठंडी होकर संघनित होती है, वर्षा आपकी होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की सबसे सामान्य वर्षा आपकी संवहनीय वर्षा है। अक्सर दोपहर की बात होती है, गरज चमक वाली वर्षा आपकी होती है। कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया में आपका असंवहनीय वर्षा आपकी होती है। पर्वतीय या पर्वतीय वर्षा, जब आर्द्र पवनें पर्वत श्रृंखला से टकराकर ऊपर उठती है, जब आर्द्र पवनें आगे पर्वत श्रृंखला से टकराकर आपकी ऊपर उठती है तो ठंडित होकर आपकी संघनित हो जाती है और फिर आपकी वर्षा होती है। और पवनमुखी ढाल और अधिक जो पवनमुखी ढाल आपका है, इस पे आपकी अधिक वर्षा होती है, इनको सब जान देना है, ठीक है। अग्रवर्ती वर्षा आपकी क्या होगी कि भाई जो दो वायु राशियां, एक गर्म एक ठंडी होगी, उनके मिलने से आपकी होती है। गर्म हवा और ठंडी हवा के ऊपर चढ़ती है, जिसमें फ्रंट एक बनता है, ठीक है। एक गर्म आपकी चलेगी, एक ठंड होगी, ऊपर मिलेगी और फिर यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका होता है एक ये डागर बैंक में भी ऐसा कुछ है, मतलब मच्छियों की वहाँ पे बहुत अच्छी बात है, मच्छियाँ मत्स्य से उत्पन्न होता है, ठीक है। अग्रवर्ती वर्षा हो गई। अब वैश्विक वर्षा वितरण, थोड़ा सा आप इसको आप थोड़ा सा देखना, ठीक है, अच्छे से। अब भारत में वर्षा की विशेषताएं क्या है भाई, कि भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है आपका, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जून से सितंबर में होती है, लगभग 80% वर्षा होती है, ठीक है। आपको चेरापूंजी मानसून आपका हो गया, राजस्थान लद्दाख से कम होता है, इनको आपको थोड़ा सा देखते रहना है। पूरे तट पे आपका नवंबर दिसंबर में आपके उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट आपका वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनको आपको याद रखना है। अक्षांश, पवन की दिशा, पवन की आपकी भूमि, भूमि की आकृति, आपका समुद्र से दूरी, महासागर की धाराएं, वनस्पति और तापमान, बेसिकली वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। आप मापन तो आप देख लेना इसमें। वर्षा का भौगोलिक महत्व आपका कृषि के लिए भाई, आपका फसलों की वृद्धि में आपका आवश्यक है। जल आपके स्रोत, आपकी नदियां, झीलें, भूजल भी इंपॉर्टेंट है। वनस्पति वितरण के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वितरण के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आबाद जो प्रभाव है, आपदा प्रभाव आपका है, उसके लिए बेसिकली आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। और निष्कर्ष आप पढ़ लेना। अब आता है सेकेंड लास्ट फाइनली, मुद्दा तो क्या, चक्रवात और प्रति चक्रवात, ठीक है। इसमें साइक्लोन और एंटी साइक्लोन आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब साइक्लोन जब बात करोगे आप, वायुदाब, जो वायुमंडल में वायुदाब है ना, जो एयर प्रेशर है और जब का तापमान है, जब उनके अंतर जब होता है तो उनके अंतर के कारण क्या होगा कि वायु का जो एक घूमता हुआ प्रभाव बनता है, ठीक है। और जब प्रभाव बनेगा तो ये आपका चक्रवात या कहेंगे साइक्लोन कहलाता है, ठीक है। अब जबकि जो एंटी आपका चक्रवात है, जो साइक्लोन है, एंटी आपका जो प्रति चक्रवात है, वो क्षेत्र आपका होता है जहाँ उच्च दाब के कारण क्या होगा, वायु बाहर की ओर और नीचे की ओर प्रवाहित होती है, समझो। तो इनको आपको थोड़ा सा पढ़ते रहना है। चक्रवात की संरचना को अच्छे, ये चक्रवात की संरचना को स्वाद मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है। चक्रवात या प्रति चक्रवात दोनों में से कोई भी, ठीक है, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो एक तो केंद्र होगा भाई, ठीक है, उसमें सबसे निम्न आपका दाब वाला क्षेत्र होगा, शांत आपका क्षेत्र होगा, बादल रहित क्षेत्र होगा, तापमान अपेक्षाकृत आपका अधिक होगा। फिर आपके इसके बाद आपके आती है आई बॉल भाई, ठीक है। अब इसमें आई बॉल आती है, इसमें तेज हवाएं चलती है, अत्यधिक वर्षा वाला भाग आपका यही है। चक्रवात सबसे विनाशकारी जगह आपकी आई बॉल आपकी है, ठीक है। वर्षण बैंड की बात होगी कि आपका जो रेन बैंड है,
यानी कि आई वॉल से बाहर की ओर जो फैलते वर्षा क्षेत्र आपके होते हैं, और यहाँ बादल आपका हवाएं घूमकर बेसिकली आपका रूप में होती है। अब चक्रवात के निर्माण के बारे में आपको जानना है कि आपके निर्माण किस तरीके से आपका होता है। चक्रवात बनने के आगे निम्नलिखित परिस्थितियां आपकी आवश्यकता है, उनको आपको जानना है। तो एक तो तापमान, कि भाई समुद्र की सतह का जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस तक आपको होना चाहिए भाई। नमी की बात करोगे आप, उच्च वायुमंडलीय आपकी आर्द्रता होनी चाहिए। पृथ्वी के घूर्णन की बात करोगे कि घूर्णन से हवा को क्या है, एक चक्करदार गति मिलती है भाई। दाब का तीव्र अंतर की बात करोगे कि केंद्र और किनारों के बीच आपका दबाव का अंतर की बात आप करोगे। ऊर्ध्वगामी संवहन की बात करोगे कि गर्म हवा क्या है, ऊपर ऊपर ठंडी होती है। आपका ऊपर जो एक शांत परिस्थितियां, यानी कि ताकि उसके ऊपर एक शांत परिस्थिति आपकी हो, हाँ, उससे क्या होगा ताकि चक्रवात जो विकसित हो सके। तो जब चक्रवात का निर्माण होना होता है, तो चक्रवात के निर्माण के लिए बेसिकली आपको 5 से 6 आपकी जो परिस्थितियां वो आपकी आवश्यक होनी आवश्यक है। ठीक है। चक्रवात के प्रकार की बात आप कर रहे हैं भाई। प्रकार में आपके एक तो उष्ण कटिबंधीय चक्र आपका होगा चक्रवात, एक आपका होगा समशीतोष्ण आपका चक्रवात। ठीक है। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली हैं वो आपके आएंगे 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री साउथ। अब ये आपको हो गया 5 डिग्री, ये 5 डिग्री। तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र है ना ये, तो इसमें बेसिकली इन अक्षांशों के बीच आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। ये तीव्र होते हैं, उच्च तापमान वाले समुद्र पर आपका बनते हैं और भारी वर्षा और तेज हवाएं चलती है। फिर आएगा समशीतोष्ण चक्रवात। अब ये क्या होगा, ये 30 से लेकर 60 डिग्री आपके नॉर्थ साउथ के बीच बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, दो भिन्न वायु राशियां क्या है और टकराने से वैसे इनका आपका निर्माण होता है, और ये मध्यम तीव्रता आपके होते हैं। ठीक है। तो चक्रवात के प्रकार आपने देखा। अब इसमें आपका पहला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये आपको देखना है। इनको आपको पढ़ना है, चक्रवात पढ़ना है, एंटी चक्रवात पढ़ना है, उष्ण कटिबंधीय आपको चक्रवात पढ़ना है, समशीतोष्ण आपको चक्रवात पढ़ना है। ठीक है। अब इसकी बात हम करें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, तो इसका स्थान आपका विषुवत रेखा से 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महासागर में होगा भाई। आपका समुद्री सतह पर आप उच्च तापमान होना चाहिए। गति 15 से 30 किलोमीटर घंटे की गति से आपको पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में आपको पड़ा होना चाहिए। व्यास 150 से 1000 किलोमीटर तक की बातें करता है। 7 से 14 दिन तक आपके सक्रिय रह सकता है। हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं भाई। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में आपका आपका जो क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है। विनाशकारी प्रभाव की बात कर रहा है कि भाई बाढ़ आती है, ज्वार भाटा आपका आता है, भवन विनाश आपका होगा, फसल क्षति आपका, जान माल की हानि, ये सब इसके आपके इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कौन कौन से, तो भारत में जो साइक्लोन आपका एम्फा आपका 20 में आता था, फानी 19 में आता, ये सब इसलिए आगे आपके चक्रवात। ठीक है। समशीतोष्ण चक्रवात। अब ये दो विपरीत वायु राशियां क्या होंगी, जब गर्म और ठंडी उनके मिलने से बनते हैं। इनके मिलने से इस क्षेत्र को फ्रंट कहा जाता है भाई। इस 60 डिग्री अक्षांश के आसपास आपके विकसित होते हैं। इनका जीवन काल थोड़ा सा आपका कम होता है, 5 से 7 घंटे। ठीक है। तो जो आपका पहले वाला चक्रवात था वो आपको थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो हमने देखा था उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, आपको जो ट्रॉपिकल आपका जो साइक्लोन है उसे आपको पढ़ना है। ठीक है। और एंटी साइक्लोन इसे भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा है कि उच्च वायु दाब वाला जो क्षेत्र है जहाँ से आपकी हवा बाहर की ओर नीचे की ओर जाती है, वायु गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में। ठीक है। अभी उसमें क्या था, क्लॉकवाइज, उसमें क्या था, चक्रवात में क्या था, उसमें उत्तरी गोलार्ध में आपको विपरीत दिशा में था और दक्षिण गोलार्ध में आपको घड़ी की दिशा में। आकाश की स्थिति साफ और सूखा और स्थिर मौसम की बात करेगा। वर्षा नहीं होती है क्योंकि हवा नीचे जाती है, इसमें ऊपर नहीं उठती है। ठंडे और सूखे मौसम के कारण इसलिए आपका प्रति चक्रवात आपका आता है। ठीक है। इनको आपको सब ध्यान रखना है। ठीक है। मौसम विश्व में जो आपके चक्रवाती क्षेत्र बेसिकली इनको आप देख लेना, अटलांटिक, प्रशांत हिंद महासागरीय, इन सभी। ठीक है। बिली बिली, साइक्लोन, टाइफून, आपका हरिकेन, जो बेसिकली सब नाम है। ठीक है। चक्रवात का प्रभाव क्या पड़ेगा, पॉजिटिव आपके वर्षा नमी में कृषि लाभ आपका होगा, वायुमंडलीय आपका ताप संतुलन बनाए रखेगा। गर्मी और ठंड के आदान प्रदान से आपके जलवायु आपकी स्थिरता आपकी आएगी। नेगेटिव क्या है कि आपका तटीय क्षेत्रों में आपको विनाशकारी बाढ़ आएगी, जीवन संपत्ति फसल पशुधन की हानि होगी, आपका समुद्री व्यापार और मत्स्य आप उद्योग उस पर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। ये आपका जो पुनर्वान वो तो जाता है यार, चक्रवात पूर्वानुमान और नियंत्रण की बात कर रहा है। ठीक है। तो इनमें हम ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, आपने जब आपदा पढ़ा था उसमें, यहाँ पे अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये तुलनात्मक सार है, इससे आप तुलनात्मक रूप से आप कंपेरिजन कर सकते हो दोनों का। ठीक है। और ये कंक्लूजन है। ठीक है। और लास्ट टॉपिक देखते हैं क्योंकि क्लास ऑलरेडी आपकी शायद 1 घंटे तक हो गई होगी, होने वाली है।
तो 1 घंटा आपकी और लगेगा, ठीक है। तो 20 मतलब अभी 29 टॉपिक हैं, तो मैं सोच रहा था कि 2 क्लास में तो 3 क्लास की लग ही रही है। मैं तो 2 घंटा पढ़ा लूँगा ऐसा ब्रेक लेके, लेकिन फिर आप लोग देख नहीं पाओगे ना, तो क्लास आप पूरी करोगे नहीं, फ़ायदा कुछ होगा नहीं। इसलिए मैं शुरू में मैंने कोशिश की थी, क्लास में आधे घंटे घंटे की दी थी। तो अब एंडिंग का मोमेंट है, तब थोड़ा सा मैं क्लास अब आधे घंटे से 1 घंटे में शिफ्ट हो गया। तो अब महासागर धाराओं को पढ़ना है कि महासागर धाराएं, कि महासागर में जल का जो नियमित सतत क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर जो प्रवाह होता है, वो आपका महासागर धारा कहलाती है, ठीक है। और ये धाराएं क्या आपकी महासागरों में ऊर्जा होगी, उष्मा होगी, जो लवणता है उसके वितरण की भूमिका निभाती है, ठीक है। और ये पृथ्वी के जलवायु तंत्र है, उसकी भी आपकी महासागर धारा भी बनेगी। अब एक तो होगी ठंडी धारा, एक तो गर्म धारा होगी, एक आपकी ठंडी धारा, ठीक है, वार्म करंट और कोल्ड करंट। अब वार्म करंट की आप बात करोगे तो ये आपका जो विषुवत रेखा आपकी होगी, ये आपका 90 डिग्री आपका हो गया, ऊपर 90 डिग्री, ठीक है। तो जब आप विषुवत रेखा की बात करोगे, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी भाई, तो आपका गर्म धारा होगी। और जो ध्रुवों से आपकी विषुवत रेखा की ओर आएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी ठंडी जल धारा आपकी हो जाएगी, सॉरी महासागर धारा आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम, क्रोशिया आपकी गर्म आपकी उष्ण धारा आपकी होगी, और कोल्ड करंट आपका लेब्राडोर आपका पेरू आपकी कोल्ड धारा आपकी होगी, ठीक है। अब महासागरीय धाराओं के निर्माण के कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ। महासागरीय ताप दाब जो कुछ भी है, वितरण और निर्माण के महत्वपूर्ण कारक, ठीक है। और इसमें ये भी आएगा कि वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इन दोनों को आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। प्राथमिक कारक क्या है निर्माण के, एक तो पवन प्रणाली की बात आप करोगे कि ट्रेड विंड्स आपकी हो गई, जो वेस्टर्लीज आपकी जो धाराएं उनकी दिशा निर्धारित करती हैं। जैसे उत्तरी अटलांटिक में वैसे ट्रेड विंड्स हैं, वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की बात करता है। कोरियोलिस बल्ब की आप बात करो भाई, कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या है, धाराएं मुड़ जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में आपकी दाईं ओर चलती है और दक्षिण गोलार्ध में आपकी बाईं ओर चलती है। महासागरीय जो आपका तापमान अंतर है इसलिए इसमें कि मैं जो विस्तृत आपका रेखा पर गर्म जल आपका होगा और ध्रुव पर ठंडा जल होगा, जिससे आपका घनत्व का अंतर आपका उत्पन्न होता है। तो प्राथमिक कारण में आपको इन बातों को ध्यान रखना है। सेकंड कारण क्या आपका, सेकेंडरी आपका द्वितीय कारण क्या आपके, कि लवणता आपका जो है, तटीय आकृति आपकी जो है, महासागरीय तल की संरचना आपकी जो है, घनत्व और जो गुरुत्वाकर्षण आपका है, तो लवणता अधिक लवणता वाला जल आपका भारी होगा, नीचे की ओर जाता है। कम लवणता वाला जल आपके ऊपर की ओर उड़ता है। तटीय आकृति की बात होगी भाई, कि जो तटरेखाएं आपकी हो गई धाराओं को मोड़ देती है, ठीक है। महासागर जो आपकी तल है, उसकी संरचना आपकी जो है, रिज आपका बेसिन, इन स्थिति को धारा की दिशा इसके लिए प्रभावित करती है, ठीक है। घनत्व और गुरुत्वाकर्षण की बात करो, कि भारी आपका जल होगा नीचे चला जाएगा और हल्का जल आपका ऊपर बैठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इनको थोड़ा सा आपको देखते रहना है। अब विश्व के जो प्रमुख महासागर धाराएं, इनको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। अटलांटिक महासागरीय धारा आपकी है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम आपका नॉर्थ अंटार्कटिक, आपका ब्राजील, आपका ठंडी में आपका लेब्राडोर है, कनारी है, बेंगोला है, आपका जो फॉकलैंड है आपका हो गया, ठीक है। अगला आपका है जो प्रशांत महासागर की आपकी जो धारा है आपकी होगी गर्म और ठंडी। गर्म में आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल, आपका क्रोशियो, साउथ इक्वेटोरियल आपका ईस्टर्न ईस्ट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आपकी जो हो गई। शीत में कैलिफोर्निया आपकी जो पेरू वाली आपकी हो गई, हम्बोल्ट वाली आपकी हो गई, ठीक है। हिंद महासागर की आपकी कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु की दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा आपकी होगी। शीत ऋतु की आपकी उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा आपकी होगी, ठीक है। इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है, दक्षिण दक्षिण महासागर, ठीक है। अब महासागरीय धारा के प्रभाव क्या है भाई, तो धारा का प्रकार और प्रभाव है, ठीक है। कि जो वार्म करंट्स होंगे आपके, वो तटीय क्षेत्र में उनको गर्म बनाने का काम करेंगे और नमी बेसिकली बनाती है। जैसे यूरोप और गल्फ स्ट्रीम में जो आपकी ठंडी धाराएं होंगी, वो तटीय क्षेत्र को ठंडा बनाएंगे, शुष्क बनाने का काम करेंगी। जैसे पेरू और नामीबिया की बात कर लो आप, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम प्लस वेस्टर्लीज इक्वल टू आपको जाएगा पश्चिम यूरोप में समशीतोष्ण जलवायु। वैसे पेरू करंट प्लस अटाका पेरू करंट से आपके अटाकाम बर्फ के आपके निर्माण का कारण होना हुआ, ठीक है। वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि वार्म करंट से आपको वाष्पीकरण बढ़ाकर आपकी वर्षा लाती है। कोल्ड करंट शुष्क जलवायु आपकी उत्पन्न करती है, ठीक है। मछली पालन का इंपॉर्टेंट भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जहाँ पे वार्म आपका जो कोल्ड आपकी जो करंट आपकी जो मिलती है बेसिकली, वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मत्स्य, ये मैंने ऊपर ऊपर में किस्म से मैं सर बोले वहाँ पे था, मैं जल धाराओं के बारे में बात करना चाह रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे तो सबसे क्लियर करना, ठीक है। उससे मैं थोड़ा ध्यान हट गया था, मैं जल धाराओं के बारे में बात करूँ, ठीक है। जहाँ पे भी गर्म धारा और जो आपकी ठंडी धारा मिलेगी, वहाँ पे आपको अधिक प्लैंटन मिलता है, और फिर वो आपका सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ आपका जो मत्स्य क्षेत्र आपके उस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जापान का, पेरू कोस्ट का, आपका न्यू फाउंडलैंड आपका हो गया, ठीक है। नौ वन पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई,
कि भाई जो धाराएं आपके जहाज की दिशा और गति को प्रभावित करती है। वार्म करंट समुद्री बर्फ को गलाती है, जबकि कोल्ड करंट बर्फीले करंट बेसिकली बर्फीले आपके क्षेत्र को बनाती है। प्राकृतिक घटनाएं, आप जो एल नीनो आपका हो गया, ठीक है, आपको जो ला नीनो होगा, इन दोनों को आपको विशेष से पढ़ के जाना है। एल नीनो क्या है? बेसिकली प्रशांत महासागर में पेरू करंट के कमजोर पड़ने से आपका एल नीनो होगा। परिणाम क्या होगा? वर्षा पैटर्न में बदलाव आपका आएगा, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी और कृषि पे आपका असर पड़ेगा। ला नीनो क्या है? एल नीनो का विपरीत रूप है भाई, ठंडा जल बढ़ जाता है। परिणाम क्या है? मानसून अधिक सक्रिय होता है, अधिक वर्षा आपकी होती है। तो अच्छा कौन सा है भारत की जलवायु के लिए? आपको रहेगा ला नीनो। ठीक है, अब ये महासागर धर्म वितरण का सारांश आपका है, इनको और देख लेना। ठीक है, और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको और देख लेना। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो ये थे कुछ प्रमुख टॉपिक। मैंने कोशिश की कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी, थोड़ा सा टॉपिक से आप रिवाइज हो जाओ, रिविजन कर लो प्रॉपर से। ठीक है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन का, और कौन कौन से आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो आपका यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक क्लास शाम को देखते हैं कि कितने हम उसमें कर पाते हैं। ठीक है, फिर एक क्लास हमको कल सुबह आपकी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अभी यही करूँगा कि अभी तो 1 घंटा आपको है ना, तो शाम को मैं लूँगा 1 से 1.25 घंटे क्लास लूँगा, और उसमें आपको कोशिश करूँगा 11 से लेके आपका 24-25 तक आपके हो जाए। ठीक है, ये 3-4 बचेंगे, इन्हें हम देखेंगे कल सुबह। प्लस हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस के आके कुछ महत्वपूर्ण जो मॉडल सवाल होंगे वो बना दूंगा मैं। कुछ हम कल मॉर्निंग एक साथ डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और बाकी मैं छोड़ दूंगा, बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो बाकी आप पीडीएफ से पढ़ लेना, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो वीडियोस कैसी लग रही है? आज इतना ही, अभी इतना ही हम देखते हैं, अभी थक गया हूँ थोड़ा सा। तो फीडबैक आपको जरूर देना भाई, अगर आप पढ़ रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, आपको क्लासेस कैसी लग रही है, आपको फीडबैक देना, ताकि मैं सुधार उसमें कर सकूँ। ठीक है, बाकी टाइम कम है तो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से अपने आंसर लिखिए। ठीक है, अपने हाथों में स्टडी लिख के, अभी पढ़ने से कम और आपको लिखना आपको अधिक है। ठीक है, तो मिलेंगे आपको जल्दी शाम को, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टाटा।